जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कांग्रेस को, और कांग्रेस की स्थापना, उससे संबंधित विवाद और उनकी कार्यशैली के बारे में हमने जाना था। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एक संस्था की स्थापना की गई थी ब्रिटेन में, उसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, है ना। तो कांग्रेस के समर्थन के लिए इसका गठन किया गया था 1889 में, और इसके जो सचिव थे ये थे विलियम डिग्बी। ठीक है, मैं बोला था नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा करके, तो ये वो संस्था थी। ठीक है, चलिए। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद इस कांग्रेस के संपूर्ण काल को क्या किया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है नरमपंथी चरण या उदारवाद का चरण, दूसरे को बोला जाता है गर्मपंथी या उग्रवाद का चरण, एंड तीसरे को बोला जाता है गांधीवाद का चरण। जब गांधी जी आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो भी आंदोलन करते हैं अहमदाबाद का या फिर खेड़ा का या नील का चंपारण का आंदोलन, है ना, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, ये जो आंदोलन करते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं 1920 में ना संगठनात्मक परिवर्तन करते हैं, और उसके बाद से फिर उनका प्रभाव इस्टेब्लिश होता है किसमें, कांग्रेस में। एक्चुअली कारण ये था कि बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1920 में। उसके बाद फिर गांधी जी का क्या होता है, वर्चस्व कांग्रेस से बढ़ जाता है। तो उसके बाद के चरण को क्या बोला जाता है, गांधीवादी युग, जो 1920 से चालू होता है। ठीक है, 1920 में। ठीक है, चलिए। तो ये 3 चरण हैं, इन तीनों चरण को हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ये छोटा सा है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत फिर पूरी घटनाओं को शामिल करते जाएंगे, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और बाकी सब कुछ इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, उदारवाद या नरम पंथ, नरम दल, है ना। नरम दल नहीं बोलेंगे इसको, मैं नरम दल लिखा हूँ, लेकिन एक्चुअल में नरम दल नहीं है, नरम पंथी। गरम दल और नरम दल वो आगे आएगा आपका सूरत अधिवेशन के बाद। तो नरमपंथी युग, नरमपंथी चरण। तो ये चरण कब से कब तक है, तो 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है जी। तो अब इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है, इसको क्यों बोला जाता है उदारवाद का चरण, दूसरा प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तीसरा प्रमुख मांगे क्या क्या थी, और उपलब्धि। ठीक है, चलो इसके बारे में जानना है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो कार्यशैली के आधार पे इस चरण में कांग्रेस की जो कार्यशैली थी, इस कार्यशैली के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर इसको बोला जाता है। इनकी कार्यशैली के आधार पर, तो कार्यशैली, तो इनकी जो मांगे थी, इनकी जो मांग थी, इसका जो माध्यम था, मांग का जो माध्यम था वो था प्रार्थना पत्र, याचना पत्र या आवेदन पत्र। मतलब कानूनी तरीके से, कानून के दायरे में रहते हुए ये अपनी क्या करते थे, मांगे रखते थे सरकार के समक्ष। और विरोध प्रदर्शन क्या होता था, अगर विरोध करना होता था तो ये भी कानून के दायरे में रहते हुए सभा और जुलूस के माध्यम से, सभा और जुलूस के माध्यम से शांतिपूर्वक करते थे, माध्यम से शांतिपूर्वक ये क्या करते थे, विरोध करते थे। बात समझ रहे हो आप लोग। यही कारण है कि इसको बोला गया है क्या, उदारवाद का चरण। मतलब जैसे कपड़े को जलाना, है ना, मारपीट करना, हथियार उठा लेना, है ना, विद्रोह करना, हिंसात्मक तरीके से क्या करना, विद्रोह करना, ये सभी काम इन लोग नहीं करते थे। इनका जो तरीका था वो कानूनी दायरे में रहकर अपनी मांगे मानते थे, क्षमा याचना के माध्यम से, पत्र देकर, लोकतांत्रिक तरीके से, और कानून के दायरे में ही रहकर लोकतांत्रिक तरीके से क्या करते थे, शांतिपूर्वक विरोध करते थे। इसीलिए इस कार्यशैली के आधार पर ही क्या बोला गया है, इस युग को, जो 1885 से 1905 तक का जो समय है, इसको क्या बोला गया है, नरमपंथी या फिर उदारवाद का चरण बोला गया है कांग्रेस का। बात क्लियर हो रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। शांतिपूर्वक इनकी कार्यशैली क्या थी, शांतिपूर्वक, कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्वक ये अपना कार्य करते थे। तो मांग आवेदन पत्र, याचना पत्र या
प्रार्थना पत्र के माध्यम से ये आवेदन करते थे, अपने प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे और कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्वक ये क्या करते थे, सभा और जुलूस के माध्यम से इनका विरोध करते थे सरकार का। इसलिए बस इसको बोल दिया गया है क्या, उदारवाद या नरमपंथी का चरण। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस दौर में प्रमुख नेता कौन कौन थे। ठीक है, आपको याद रखना है प्रमुख नेता, तो याद रखिएगा प्रमुख नेता में आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद आपका आता है क्या, फिरोज शाह मेहता, आर.सी. दत्त और आपका क्या, दादा भाई नौरोजी। बात समझ रहे हो, ये प्रमुख नेता थे इस दौर के। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, आर.सी. दत्त और दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी का बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और इनका लेख था, एक था कौन सा, ब्रिटिश डेप्ट टू इंडिया, ब्रिटिश डेप्ट टू इंडियन, है ना। और साथ में आर.सी. दत्त का एक बुक था क्या, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब ये आर्थिक मुद्दों को बड़े जोर जोर से उठाए थे, है ना। इसलिए इन दोनों के कारण इस युग को ना आर्थिक राष्ट्रवादियों का युग भी कहा जाता है, आर्थिक राष्ट्रवादियों का युग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो उदारवाद का चरण है या उदारवाद का युग है या नरम पंथ का जो युग है, उसको आर्थिक राष्ट्रवादियों का युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई के नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और इनके द्वारा जो लेख लिखा गया था कौन सा, ब्रिटिश डेप्ट टू इंडिया, है ना, जिसमें धन के दोहन के मुद्दों को बड़े जोर जोर से उठाया गया था। तो धन मतलब क्या, आर्थिक मुद्दे को इनके द्वारा उठाया गया है बड़ा जोरों से इस काल में, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, आर्थिक राष्ट्रवादियों का युग कहा जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने फिलहाल दो बातें समझ ली है इसका, क्या कि क्यों बोला जाता है, तो कार्यशैली के आधार पे, प्रमुख नेता कौन है बता दिया, और इसके साथ ही इसको क्या बोल दिया जाता है, आर्थिक राष्ट्रवादियों का युग कहा जाता है। अब बात आता है कि इनकी प्रमुख मांगे क्या थी इस दौर में। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी जो प्रमुख मांगे थी, प्रमुख मांगे, ये मांगे क्या क्या थी, तो बोला जाता है कि भाई एक तो था सिविल सर्विस को लेकर, सिविल सर्विस को लेकर क्या मांग थी कि परीक्षा का आयोजन भारत में हो, परीक्षा का आयोजन कहाँ हो, भारत में, प्लस उम्र सीमा बढ़ाई जाए, उम्र सीमा क्या की जाए, बढ़ाई जाए, प्लस भारतीयों के अनुरूप, भारतीयों के अनुरूप सिलेबस में बदलाव किया जाए, या पैटर्न में, परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाए, या ठीक है सिलेबस में बदलाव किया जाए, सिलेबस में बदलाव। तो याद रखिएगा, एक तो ये प्रमुख मांग था सिविल सर्विस को लेकर, दूसरा बोला जा रहा है इनकी मांग थी विधान परिषद को लेकर, विधान परिषद। तो विधान परिषद को लेकर क्या मांग थी, तो इनके द्वारा मांगा गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में
आगे लिख लीजिएगा आप लोग, क्या बोला गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। यह भी इनकी क्या थी, एक प्रमुख मांग थी। आगे बोला जा रहा है क्या, आधुनिक उद्योगों की स्थापना, आधुनिक उद्योगों की स्थापना, ये भी इनके क्या थी, बहुत प्रमुख मांग थी कि भारत में क्या किया जाए, आधुनिक उद्योगों की स्थापना की जाए। साथ में बोला जा रहा है क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। यह भी एक मांग थी। साथ में इनकी एक मांग थी क्या, कि भारतीय पैसा का जो प्रशासन और सेना में व्यय किया जा रहा है ना, क्या मांग था, भारतीय धन को जिसे अधिक से अधिक भारतीय धन को जिसे अधिक से अधिक सेना और प्रशासन में खर्च किया जा रहा है, सेना और प्रशासन में क्या किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, इसे कम करके जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाए, जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाए। यह भी एक मांग थी। और क्या बोला गया, किसानों को, मांग क्या थी, किसानों को महाजनों के शोषण से बचाने के लिए, महाजनों के शोषण से बचाने के लिए, बचाने है, ठीक है, बचाने लिख लेना उसको, बचाने के लिए क्या किया जाए, वित्तीय सहायता दिया जाए, वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दिया जाए, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए सरकार के द्वारा। और एक प्रमुख मांग थी, धन के दोहन को कम किया जाए, धन के दोहन को कम किया जाए। तो यह कुछ प्रमुख मांगे थी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या बोला जा रहा है, एक तो सिविल सर्विस और केंद्रीय परिषद और प्रांतीय विधान परिषद। तो सिविल सर्विस के संदर्भ में इनकी मांगी थी कि उम्र सीमा कम करो, परीक्षा का आयोजन भारत में करो, भारतीयों के अनुरूप क्या करो, पैटर्न में बदलाव करो। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में क्या करो, भारतीयों की संख्या में वृद्धि करो, आधुनिक उद्योगों की स्थापना करो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को क्या करो, बढ़ाओ। साथ में क्या बोला गया, भारतीय धन का जो अधिक से अधिक खर्च किया जा रहा है सेना और प्रशासन में, उसको खर्च को कम करके क्या करो, जन कल्याणकारी पे व्यय करो। साथ में क्या बोला गया, किसानों को शोषण से बचाने के लिए क्या करो, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करो, महाजनों के शोषण से बचाने के लिए। और साथ में क्या बोला गया, धन के दोहन को क्या करो, कम करो। ये सभी ना कुछ प्रमुख मांगें थी उदारवादियों के द्वारा या नरमपंथी नेताओं के द्वारा, ठीक है। अब इनकी उपलब्धि, क्या उपलब्धि रही इनकी, तो देखो उपलब्धि बोला जाता है ना, कि पहला तो बोला जाता है कि कांग्रेस की स्थापना अपने आप में एक उपलब्धि थी, कांग्रेस की स्थापना अपने आप में एक उपलब्धि थी बहुत बड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी मांगी गई, जो भी मांगे रखी गई, उनका महत्व पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहीं ना कहीं बना रहा, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, है ना, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बना रहा।
ये भी क्या था, एक महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि थी। बोला जाता है कि जो भी मांगे की गई उनका महत्व भाई पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बना रहा। अगला बोला जाता है क्या कि इनके द्वारा क्या किया गया, धन के दोहन के मुद्दे को भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। धन के दोहन के मुद्दे को, धन के दोहन के मुद्दे को किसके सामने प्रस्तुत किया गया, भारतीयों के समक्ष लाया गया, समझाया गया उनको। तो ये भी एक प्रमुख उपलब्धि थी कि भारतीयों के समक्ष समझाया गया, लाया गया या प्रस्तुत किया गया या समझाया गया, कुछ भी लिखो। अगला बोला जा रहा है क्या कि इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भावी राष्ट्रवादी नेताओं को इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के रूप में एक मंच प्रदान किया। मतलब भावी आने वाले समय में जो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल या फिर गांधी जी थे, नेहरू जी थे, इन सभी को इनके द्वारा क्या कर दिया गया, मंच प्रदान करके दे दिया गया। सही बात है वो भी। तो भावी राष्ट्रवादी नेताओं को, भावी राष्ट्रवादी नेताओं को कांग्रेस के रूप में क्या किया गया, मंच प्रदान किया गया। ठीक है जी, तो कांग्रेस के रूप में मंच प्रदान किया गया था भावी राष्ट्रवादी नेताओं को। ठीक है, ये भी एक उपलब्धि है। और बोला जाता है कि 1891 का जो अधिनियम था, 1898 के अधिनियम को, जो 1891 में आया था अधिनियम, को भी इनकी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो 1891 का जो अधिनियम आया था उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। मैं बताया नहीं हूँ, मैं आप लोग को कहाँ तक रोक दिया हूँ, 1861 के। क्या है ना, सबको एक साथ पढ़ देंगे ना। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 का माउंटबेटन योजना तक, तो ना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारा हो जाता है। एक तो वैसे भी लेंदी है एक्ट, है ना, फैक्ट बहुत है। तो कुछ को हम लोग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग पढ़ लिए, रेगुलेटिंग एक्ट उसकी परिस्थिति क्या थी उस हिसाब से। कुछ को आगे भी परिस्थिति के हिसाब से पढ़ेंगे। 1909 का जो मार्ले मिंटो है या 1919 का चेम्सफोर्ड है, इसको भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ा भी जाता है। ये जो होता है ना कि कुछ लोग चलो संविधान में सबसे पहले टॉपिक पढ़ो तो क्या, भारतीय संविधान का विकास करके और पूरा एक्ट पढ़ाना चालू कर देते हैं। या एक्चुअल में ना बच्चे लोग को ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, इसको पढ़ाया नहीं जाता संविधान में, एक्ट को पूरा यहाँ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम तो वहीं से पढ़े हैं जहाँ से हम पढ़े हैं, दिल्ली से कोचिंग जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ ऐसे ही पढ़ाया गया। तो जैसा हमको पढ़ाया गया उस तरीके से हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग को बेहतर मिले करके। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, कांग्रेस का उदारवाद या नरमपंथी चरण। अब इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे कांग्रेस का क्या, गरमपंथी या उग्रवादी चरण, जिसके अंतर्गत टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा बंगाल के विभाजन से और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ।